इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी इंडिजिनस लॉन्ग रेंज प्रिसिशन गाइडेंस वेपन्स को खरीदने का फैसला किया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल मिसफायर इशू के बाद अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपनी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर में कुछ बदलाव करने का फैसला किया गया है। वीएसएफ की तरफ से अभी किस वजह से अपनी MI-17 हेलीकॉप्टर को मेंटेन करने के लिए इंडियन एयरफोर्स की मदद मांगा जा रहा है, और अंत में क्या पाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर आने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूद सभी डिस्प्यूट्स को पीसफुली रिजॉल्व किया जा सकता है। ऐसे ही कुछ और अपडेट्स के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, और अभी हम इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इशू किए गए फ्रेश RFI के बारे में बात करने वाले हैं। रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक RFI को इशू किया गया, जिसके अंदर लॉन्ग रेंज गाइडेंस किट और वॉलेट को खरीदने का प्लान किया गया। इनिशियली इसे 560 यूनिट्स को खरीदने का एम रखा गया, जिसको आगे चल के 1500 तक बढ़ाया जा सकता है। इसको दुश्मन की ब्रिज, रोड, कम्युनिकेशन स्टेशन या बंकर के साथ साथ अंडरग्राउंड फैसिलिटीज को भी टारगेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और आगे चल के इन सिस्टम को इंडियन एयरफोर्स की लगभग सभी एयरक्राफ्ट्स में इस्तेमाल करने का प्लान किया जा रहा है। और ये लॉन्ग रेंज प्रिसिशन गाइडेंस किट अभी रफाल, तेजस, मिराज 2000, MiG-29 और फ्यूचर में इंडियन एयरफोर्स में या इंडियन नेवी में शामिल होने वाले मल्टीरोल एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किए जाएंगे। और अभी जिन ट्विन इंजन टेक बेस्ड फाइटर को भी डेवलप किया जा रहा है, उनके साथ भी ये सिस्टम पहले से ऐड होके आने वाली है। अब अभी अच्छी बात यह है कि अभी इन सिस्टम को बाय ग्लोबल कैटेगरी के अंदर खरीदा नहीं जाएगा, बल्कि इसमें अभी सबसे पहले इंडियन फर्म्स को इनवाइट किया जा रहा है। और अगर पहले इनको इंडियन डिफेंस इंडस्ट्रीज की तरफ से डेवलप कर लिया जाता है, तो हमारे सभी एयरक्राफ्ट में आगे चल के इंडिजिनस लॉन्ग रेंज प्रिसिशन गाइडेंस किट मौजूद रहने वाला है। अगला अपडेट भी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। अब सभी को पता होगा कि हाल ही में ही भारत की तरफ से ब्रह्मोस मिसाइल को गलती से फायर कर दिया गया था। ये यूं कह के कुछ ह्यूमन एरर की वजह से 9 मार्च को भारत की तरफ से ब्रह्मोस मिसाइल को लॉन्च कर दिया गया था। फिर उसके बाद जो सब हुआ आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं। इसी बात को लेके अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से बताया गया कि इस हादसे की वजह से इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी अपनी ब्रह्मोस मिसाइल को फायर करने की स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को चेंज किया जाने वाला है। इंडियन एयरफोर्स का कहना है कि फिलहाल इस हादसे में 4 इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स की गलती पाई गई है, जिन पर अभी कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और वापस कभी ऐसी गलती ना हो उसका ध्यान रखते हुए SOP में बदलाव किया जा रहा है। और अभी मिसाइल्स को स्टोर करना, इनकी मेंटेनेंस या इंस्पेक्शन के दौरान एक एक्स्ट्रा लेयर की सावधानी को बरतने का फैसला किया गया। अभी इसमें एक अलार्म को भी लगाया जाने वाला है, जो कि कोई भी एरर आने पर या फिर टेक्निकल इशू आने पर बजना स्टार्ट हो जाएगा, या फिर अगर कोई मिसाइल की ऑटोमेटिक लॉन्च कोड्स को मैन्युअली चेंज करने की कोशिश करता है, तो उस समय भी ये पहले से एक्टिव हो जाएगा, जिस वजह से अगर कोई हाई रैंक के ऑफिसर भी ब्रह्मोस मिसाइल को अपनी पावर का इस्तेमाल करके लॉन्च करने की कोशिश करेंगे, तब भी इसका पता चल जाएगा। और अगर कोई मिसाइल को लॉन्च करने वाला है और कहीं पर लॉक करने की कोशिश कर रहा है, तो इसका पहले से पता लग जाएगा। इससे आगे चल के 9 मार्च को हादसे जैसे फ्यूचर में होने वाली कोई भी हादसे को रोका जा सकता है। इसके अलावा अभी एक और अपडेट भी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, और अभी अपनी ऑपरेशनल प्लानिंग का भी एक टेस्ट किया गया है। अगला अपडेट VSF की तरफ से। INS के रिपोर्ट के मुताबिक VSF की तरफ से अभी इंडियन एयरफोर्स को अपनी हेलीकॉप्टर्स की सर्विस और मेंटेनेंस के लिए हेल्प करने के लिए रिक्वेस्ट किया गया है। अब VSF के पास वैसे तो ज्यादा मात्रा में हेलीकॉप्टर मौजूद नहीं है, लेकिन अभी भी VSF के पास करीब 12 MI-17 V5 हेलीकॉप्टर मौजूद है। लेकिन VSF की तरफ से बताया गया कि अभी रशिया और यूक्रेन के बीच हो रही लड़ाई की वजह से उनके पास स्पेयर पार्ट अभी पहुंच नहीं रहे, और रशिया की तरफ से अभी तक इनकी स्पेयर पार्ट को VSF को हैंडओवर नहीं किया जा रहा, जिस वजह से VSF की तरफ से अभी MI-17 हेलीकॉप्टर्स की रेगुलर सॉर्टीज को कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, या फिर यूं कहे कि अगर हफ्ते में 3 सॉर्टी को किया जा रहा था, तो अभी इसको 1 तक रिड्यूस किया जा रहा है। अब इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स MI-17 हेलीकॉप्टर को काफी हद तक बड़ी मात्रा में इस्तेमाल करती है, और इंडियन एयरफोर्स के पास खुद इनको सर्विस और मेंटेन करने की काबिलियत है, जिस वजह से VSF अभी अपनी MI-17 की रेगुलर सर्विस और मेंटेनेंस को करने के लिए इंडियन एयरफोर्स से मदद मांगा गया। अब MI-17 के अलावा VSF के पास अभी
चेतक और ध्रुव जैसे हेलीकॉप्टर भी मौजूद है, लेकिन इनकी सर्विस या स्पेयर पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है। अब बीएसएफ के हेलीकॉप्टर की बात करें तो इनको जरूरत पड़ने पर सीआरपीएफ और आईटीबीपी की तरफ से भी इस्तेमाल किया जाता है। और बीएसएफ की एयर विंग में जितने भी हेलीकॉप्टर मौजूद हैं, इन सभी को टाइम टू टाइम पर सर्विस करने के बाद इनके लिए एयर ऑर्डिनेंस सर्टिफिकेशन निकालना काफी जरूरी माना जाता है। और बिना एयर ऑर्डिनेंस सर्टिफिकेट के हेलीकॉप्टर ऑपरेट नहीं किए जा सकते, जो कि बीएसएफ की एक स्टैंडर्ड रूल है। और अभी जब MH17 को सर्विस नहीं किया जा रहा है तो बीएसएफ की तरफ से इनको मेंटेन करने में दिक्कत हो रहा है, जिस वजह से वो अभी होम मिनिस्ट्री के पास भी एक लेटर को भेजे हैं कि अगर हो सके तो डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ बात करके या इंडियन एयरफोर्स के साथ बात करके बीएसएफ की हेलीकॉप्टर की सर्विस को प्रोवाइड किया जा सके। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से। टाटा एडवांस सिस्टम की तरफ से हाल ही में इशू किए गए ऑफिशियल प्रेस रिलीज के मुताबिक टाटा एडवांस सिस्टम की तरफ से भी इंडियन आर्मी को इन्फेंट्री प्रोटेक्टेड मोबिलिटी व्हीकल को डिलीवर किया गया। आज पुणे में आयोजित किए गए ऑफिशियल समारोह के अवसर पर टाटा एडवांस सिस्टम की तरफ से अपनी आर्मर्ड ट्रूप कैरियर को इंडियन आर्मी के चीफ जनरल MM नरवणे जी को हैंडओवर किया गया था। और आज ऑफिशियली इंडियन आर्मी के चीफ जनरल MM नरवणे जी के द्वारा इन व्हीकल्स को इंडियन आर्मी में इंडक्ट किया गया। और ये पहली बार है जब कोई इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी की तरफ से इंडियन आर्मी को व्हील्ड आर्मर पर्सनल कैरियर को डिलीवर किया गया। वैसे देखा जाए तो कुछ दिन पहले बताया गया था कि टाटा की व्हील्ड आर्मर व्हीकल को आर्मी की तरफ से पूरे देश भर में अलग अलग लोकेशन में और क्लाइमेट कंडीशन में टेस्ट किया जा रहा था। और बताया गया था कि आर्मी की तरफ से लगभग इसकी सभी ट्रायल को कंप्लीट कर लिया गया, जिसके बाद इसके लिए ऑर्डर को प्लेस किया जाएगा। और अभी शायद इसको लिमिटेड नंबर में आर्मी में शामिल किया जा रहा है। अभी टाटा एडवांस सिस्टम की तरफ से दिए गए ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक एक 8x8 व्हील्ड आर्मर प्लेटफॉर्म होने वाली है, जिसे टाटा एडवांस सिस्टम और डीआरडीओ की व्हीकल रिसर्च डेवलपमेंट एंड एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा डेवलप किया गया था। और अभी इनको टाटा एडवांस सिस्टम की पुणे वेस्ट फैसिलिटी में बनाया जा रहा है। इन व्हीकल के साथ साथ अभी टाटा एडवांस सिस्टम की तरफ से इंडियन आर्मी को 24/7 सपोर्ट और मेंटेनेंस को प्रोवाइड करने का दावा किया गया है। और फाइनली हमें जिस बात का इंतजार था कि टाटा की WHAV व्हीकल को कब इंडियन आर्मी में शामिल किया जाएगा, वो फाइनली कंप्लीट होने वाला है। उम्मीद है कि आगे चल के इसके लिए मास ऑर्डर को भी प्लेस किया जाने वाला है और ये व्हीकल इंडियन आर्मी की फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल के टेंडर में भी पार्टिसिपेट करने वाला है। और सेम चेसिस को बेस करके इसकी अलग अलग वर्जन को टाटा एडवांस सिस्टम की तरफ से आर्मी को ऑफर किया जाने वाला है। फिलहाल जिन व्हीकल्स को आर्मी को अभी हैंडओवर किया गया था, ये ट्रूप्स कैरियर होने वाले, जिनको कॉन्फ्लिक्ट जोन में सेफली जवानों को ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है। इंडियन नेवी की एक P-8I एयरक्राफ्ट को अभी ऑस्ट्रेलिया में डिप्लॉय किया गया है। अब NI की रिपोर्ट के मुताबिक 11 अप्रैल को इंडियन नेवी की P-8I एयरक्राफ्ट ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में पहुंच चुका है और अभी वहां पर एक मैरिटाइम एक्सरसाइज में शामिल होने वाला है। इसमें जिस P-8I एयरक्राफ्ट को शामिल होने के लिए भारत की तरफ से वहां पर भेजा गया है, ये इंडियन नेवी की 312 स्क्वाड्रन अल्बाट्रोस का एक हिस्सा है। और अपनी इस ऑस्ट्रेलियन विजिट के दौरान ये रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स की 92 एयरविंग के एयरक्राफ्ट के साथ जॉइंटली एक्सरसाइज को कंडक्ट करने वाला है। इसमें ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी अपनी P-8I एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय किया जाएगा, जो कि मैरिटाइम डोमेन में जॉइंट सर्वेलेंस, एंटी सबमरीन वॉरफेयर और साथ ही सरफेस सर्वेलेंस जैसा मिशन को करने वाले हैं। इससे पहले भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के P-8I एयरक्राफ्ट जॉइंटली ऑपरेट कर चुके हैं और जॉइंट एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। और अभी चाइनीज इन्फ्लुएंस को रिड्यूस करने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इंडियन ओशन रीजन में अपनी कोऑपरेशंस को बेहतर करने के निर्णय लिया गया। और कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट सामने आया था जिसमें बताया गया था कि भारत की तरफ से अभी अपने P-8I एयरक्राफ्ट को ऑस्ट्रेलिया में डिप्लॉय करने की बात की गई थी, जो कि आने वाले समय में डीप इंडियन ओशन में वहां से नजर रखने वाला है। अगला अपडेट भारत और पाकिस्तान की तरफ से। आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान के PM इमरान खान को अपनी गद्दी से हटा दिया गया है और उनकी जगह पर अभी पाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर के तौर पर शहबाज शरीफ जी को बिठाया गया। अब एक दिन पहले शहबाज शरीफ जी ने एक स्टेटमेंट में बताया था कि उनके PM बनने के बाद भारत के साथ तब तक पाकिस्तान कोई भी रिलेशन को नॉर्मलाइज नहीं करने वाला है जब तक कश्मीर इशू को सॉल्व नहीं किया आता। वैसे देखा जाए तो ये हर एक पाकिस्तानी PM का पंच लाइन होता है और जब भी भाषण के दौरान शब्दों की कमी पड़ जाती है तो कश्मीर इशू को लेकर भारत पर कोई स्टेटमेंट दे देने से डिबेट मेकअप हो जाता है। लेकिन इन सब बयानबाजी के बाद भी जब पाकिस्तान के नए PM के तौर पर शहबाज शरीफ जी को बिठाया गया तो उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की तरफ से भी उनको इस बात की बधाई दी गई थी और साथ ही इसमें PM नरेंद्र मोदी जी की तरफ से
भारत और पाकिस्तान के बीच अच्छे रिलेशन को बनाने का और जम्मू कश्मीर रीजन को टेरर फ्री रखने के लिए पाकिस्तान से रिक्वेस्ट किया गया था। इसका जवाब देते हुए पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की तरफ से भी हमारे पीएम मोदी जी के ट्वीट को रिप्लाई किया गया था, जिसमें उन्होंने भी भारत के साथ अच्छे रिलेशन को बनाए रखने की बात की है और एक पीसफुल मैनर में हमारे भी जो भी डिस्प्यूट मौजूद है उन सभी को ठीक करने का प्रस्ताव दिया है। वैसे देखा जाए तो ऐसे कई प्रस्ताव आए और कई प्रस्ताव चले भी गए, लेकिन आज तक भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर इशू को लेके कोई भी प्रॉपर सोल्यूशन को निकाला नहीं जा सका है। और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर के आने से भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी डिस्प्यूट मौजूद है वो इतनी आसानी से रिजॉल्व होने वाली। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।